हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में देखा था विंड टर्बाइन पावर प्लांट्स के बारे में और विंड फार्म्स के बारे में और उनका एनर्जी इक्वेशन। तो इस बार हम उसका लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ वेरियस टर्मिनोलॉजीज़ जो हमें विंड टर्बाइन पावर प्लांट को असल में उनको डिटेल में पढ़े उससे पहले हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है स्वेप्ट एरिया। तो बेसिकली स्वेप्ट एरिया यानी आपने कभी भी किसी विंड टर्बाइन पावर प्लांट को देखा होगा तो उसमें कुछ इस तरह से 3 ब्लेड्स होती है जिनका फिक्स डायामीटर होता है, सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो ये जो सर्कल बनाती है घूमते वक्त उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, और उसी एरिया का जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसे हम कहते हैं स्वेप्ट एरिया, और उसे डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से, जो हमने पिछले लेक्चर में भी यूज़ किया था एनर्जी इक्वेशन फाइंड करने के लिए। उसके बाद आती है कट इन स्पीड। तो कट इन स्पीड, इन का मतलब अंदर आना होता है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी विंड टरबाइन को चलने के लिए मिनिमम जो स्पीड चाहिए कि जिस स्पीड पर वो स्टार्ट होता है और पावर को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर सकता है उसे हम कट इन स्पीड कहते हैं। जैसे कि किसी मान लीजिए विंड टरबाइन की स्पीड लिमिट है कि वहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिनिमम आनी चाहिए, तभी वो विंड टरबाइन घूमना स्टार्ट होगा और वहाँ से पावर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो जो मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट है कि 15 किलोमीटर पर आवर मुझे चाहिए ही, वो मेरी कट इन स्पीड है। उसके बाद आते हुए कट आउट स्पीड। तो कट इन स्पीड हमारी मिनिमम स्पीड थी कि जहाँ पे विंड टरबाइन पावर प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। तो कट आउट स्पीड का इस मतलब ये नहीं कि उसको ऑपोजिट है, पर थोड़ी सी अलग है। तो कट आउट स्पीड यानी बेसिकली ऐसी स्पीड है कि जहाँ पर हमें विंड टरबाइन को स्टॉप करना पड़ता है सेफ्टी पर्पस के लिए। अब ये हमें समझने की बात है कि विंड स्पीड और पावर का और इसका कटआउट से क्या रिलेशन है, ये तीनों बात हमें पता होनी चाहिए। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ेगी वैसा में हमारे टरबाइन जो है उनकी भी घूमने की स्पीड बढ़ेगी और हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। तो आखिर हाई स्पीड पर हमें उसे रोकने की ज़रूरत क्यों है? तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे मेरे टरबाइन की एनर्जी आउटपुट भी बढ़ रहा है, उसकी भी स्पीड बढ़ रही है और मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी खासी मिल रही है। लेकिन एक स्पीड ऐसी आएगी कि जिसके बाद मेरी एनर्जी आउटपुट बढ़ना बंद हो जाएगी, यानी कि विंड की स्पीड बढ़ती रहेगी पर एनर्जी आउटपुट मुझे जितना पहले मिल रहा था कांस्टेंट स्पीड पे उतना ही मिलेगा। और उस स्पीड के ज़्यादा ऊपर अगर हम जाएंगे तो विंड टरबाइन की स्पीड बहुत ही हाई हो जाएगी, वो वाइब्रेट करने लग जाएगा और एक्सीडेंट होने के चांस है। इसलिए हम उसे ज़्यादा स्पीड पर नहीं जाने देते और जहाँ जिस स्पीड पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है उस स्पीड तक ही रखते हैं और उस स्पीड के आगे हम उसको ब्रेकिंग सिस्टम से रोक देते हैं। तो वो जो स्पीड है विंड की उसे हम कहते हैं कटआउट स्पीड। और ये रिलेशन है विंड स्पीड, पावर और कटआउट की क्या ज़रूरत है उसे समझने के लिए सिंपल एक एग्जांपल। अब अगली डेफिनेशन है रेटेड विंड स्पीड। तो किसी भी विंड टरबाइन के मैन्युफैक्चर होने के टाइम उसको एक फिक्स कैपेसिटी या फिर आप कह सकते हैं कि एक फिक्स पावर आउटपुट के लिए बनाया जाता है, उसके एरिया कैलकुलेट करके, सब डिज़ाइन कैलकुलेशंस करके। तो एक ऐसी विंड स्पीड कि जिस पे मुझे उसका रेटेड पावर आउटपुट मिल जाए, तो उस विंड स्पीड को, उस मिनिमम विंड स्पीड को मैं उसकी रेटेड विंड स्पीड कहूँगा। अब आता है विंड से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है गस्ट। अभी तक हमने जो देखी वो विंड टर्बाइंस के रिलेटेड थी, अब हम देखेंगे विंड से रिलेटेड। तो गस्ट यानी एक ऐसा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज जो 2 मिनट से ज़्यादा देर नहीं रहता हो, यानी 2 मिनट से कम टाइम के लिए विंड की स्पीड में एवरेज वैल्यू में कुछ भी चेंज करता हो गिवन टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो उसे हम गस्ट कहते हैं। यानी कि विंड की स्पीड 2 मिनट से कम के लिए बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, या फिर उसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है। तो ये जो चेंजेस है वो डिनोट करते हैं गस्ट। अगर इससे भी सिंपल आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं कि विंड के अंदर अचानक 2 मिनट से भी कम टाइम के अंदर कोई भी सडन चेंज आ जाए तो वो गस्ट है। अब आता है गस्टीनेस। तो जस्ट लाइक गस्ट इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी, बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया, इसको थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव बना दिया है। जैसे कि किसी भी विंड की स्पीड और डायरेक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में जितना चेंज होता है उसे हम गस्टीनेस कहते हैं। यानी गस्ट बेसिकली एक क्वालिटी है और गस्टीनेस उसका एक मेजर है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में उसको कर दिया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है वो हमारा गस्टीनेस है।
बाद में आता है पॉजिटिव गस्ट या फिर नेगेटिव गस्ट। दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैं दोनों को मर्ज करके एक ही डेफिनेशन बना रहा हूँ। पॉजिटिव के लिए जहाँ पर पॉजिटिव लिखा है वो आप वर्ड रख सकते हैं और नेगेटिव को हटा देना है। तो पॉजिटिव गस्ट यानी बेसिकली विंड की स्पीड के अंदर ऐसा कोई भी पॉजिटिव चेंज तो 10 वॉट की वैल्यू का चेंज ला सके 10 मिनट के टाइम इंटरवल के अंदर। यानी 10 मिनट के टाइम में अगर मेरी विंड की स्पीड इतनी बढ़ जाए कि मेरे पावर आउटपुट में 10 वॉट का इंक्रीज़ आ जाए तो वो मेरा पॉजिटिव गस्ट होगा। उसी तरह अगर 10 मिनट के अंदर कुछ ऐसा डिक्रीज़ हो जाए विंड स्पीड में कि मेरी पावर आउटपुट 10 वॉट गिर जाए यानी कम हो जाए तो वो नेगेटिव गस्ट होगा। अब आता है वेक्टर गस्ट। तो वेक्टर गस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 3 कंडीशंस है कि हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, यानी 2 मिनट से ज़्यादा के लिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कि डायरेक्शन गिवन, यानी किसी भी फिक्स डायरेक्शन के अंदर और फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ये 3 कंडीशन में हमें देखना है कि क्या होना है। तो वेक्टर गस्ट यानी हमारी जो एवरेज वैल्यू है विंड स्पीड की, क्योंकि विंड की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, हम उसके एवरेज वैल्यू लेंगे। तो उस एवरेज वैल्यू के अंदर 2 मिनट से कम रहने वाला कोई भी वेक्टर चेंज किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन में और फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए, वो हमारा वेक्टर गस्ट कहलाएगा। यानी वेक्टर चेंज होना चाहिए विंड स्पीड की एवरेज वैल्यू में, और कंडीशन 3 लगानी है कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गिवन डायरेक्शन में होना चाहिए और गिवन टाइम ड्यूरेशन में आना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स में मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अगली डेफिनेशन में वापस रिपीट होने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास आ गया है कंपोनेंट गस्ट, जो इसमें सेम वही 3 कंडीशन है कि 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, गिवन डायरेक्शन में होना चाहिए और गिवन टाइम ड्यूरेशन में होना चाहिए। लेकिन बदला क्या है, तो बदला स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स हैं कि जैसे कि इस बार हमें चेंज देखना है विंड स्पीड के कंपोनेंट में, क्योंकि विंड स्पीड सिर्फ अकेली विंड स्पीड के एक फैक्टर से नहीं बनती, क्योंकि विंड स्पीड के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो जो विंड टरबाइन की डायरेक्शन वाला विंड स्पीड का कंपोनेंट है उसके पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज को हमें लेना है, सिर्फ उसी को लेना है कि विंड टरबाइन की डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर नॉर्मल टू विंड टरबाइन ब्लेड लग रहा है वो वाला विंड स्पीड कंपोनेंट लेना है। और उसके अंदर भी सेम जो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज आएंगे 2 मिनट से ज़्यादा देर के लिए नहीं रहे वैसे चेंज गिवन डायरेक्शन और गिवन टाइम ड्यूरेशन के लिए, वो हमारे कंपोनेंट गस्ट डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि ये मैंने लास्ट में दी है, क्योंकि और कहते हैं कि हीरोज़ लास्ट में ही आते हैं, वीआईपी लोग, है ना, इसलिए ये डेफिनेशन मैंने जानबूझ के लास्ट में ही रखी है। जो बाकी के आप डेफिनेशन भले भूल जाओ फिर भी ये डेफिनेशन लर्न बाय हार्ट आपको याद रहनी ही चाहिए। तो बेसिकली ये है टिप स्पीड रेशियो। तो इसके नाम से ही हमें काम पता चल जाता है कि टिप और स्पीड का कुछ रेशियो है। तो इसको ज़रा सा इलेबोरेट करके मैं आपको समझाता हूँ कि विंड टरबाइन की जो ब्लेड की टिप होती है, यानी उसका जो मैक्सिमम डायमीटर का जो एंड होता है यानी वो जब वो रोटेट होता है उस टाइम पर उस टिप की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो सामने से उसके नॉर्मल विंड आ रही है नॉर्मल डायरेक्शन में उस विंड की स्पीड, तो इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं टिप स्पीड रेशियो। टिप यानी ब्लेड की टिप की स्पीड डिवाइड बाय विंड की एक्चुअल स्पीड, इन दोनों के रेशियो से हम बहुत कुछ कैलकुलेशन करते हैं, विंड टरबाइंस की डिज़ाइन सेट करते हैं। इसलिए डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरोडायनेमिक्स में जाना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन को आप जितना डिटेल में चाहे उतना डिटेल में स्टडी करके विंड टरबाइंस की डिज़ाइन सीख सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विंड मिल पावर प्लांट्स, या फिर आप कह सकते हैं विंड टरबाइन पावर प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था कि विंड मिल और विंड टरबाइन दोनों एक ही है और ये नाम अलग अलग क्यों आए हैं ये भी मैंने समझा दिया था। तो अब क्लासिफिकेशन में आपको एक बात याद रखनी है कि ये टाइप्स नहीं है। क्लासिफिकेशन यानी किसी एक बेसिस पर किसी एक फिक्स पॉइंट के हिसाब से आप उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कोई एक विंड टरबाइन जो है वो एक से ज़्यादा ग्रुप में भी एक साथ आ सकता है, पर वो टाइप एक ही रहेगा, पर ग्रुप 2-3 में एक साथ आ सकता है। ये क्लासिफिकेशन की बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है जिसको स्टूडेंट समझ नहीं पाते और उसको टाइप्स के साथ मिस्टेक कर जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन और टाइप्स में एक बेसिक डिफरेंस है। इस लेक्चर में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ विंड मिल पावर प्लांट समझा रहा हूँ, अगले लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन समझाऊंगा। इसलिए ये दोनों टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है और याद रखना है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम करेंगे एक्सिस के ओरिएंटेशन के हिसाब से, यानी
यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो एक्सिस की बात हो रही है वो मेरे रोटर की एक्सिस हो रही है, यानी जिस एक्सिस के अबाउट मेरी ब्लेड्स घूमेगी वो एक्सिस। तो ऑब्वियसली उसमें दो ही टाइप आएंगे, हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन HAWT उसका शॉर्ट फॉर्म, और वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस यानी VAWT। बाद में आएगा कि उनको ग्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा हुआ है या नहीं, यानी उस कनेक्शन के बेसिस पर अगला क्लासिफिकेशन। तो पहला है स्टैंड एलोन टाइप, जिसको किसी ग्रिड सिस्टम से नहीं जोड़ा जाता पर डायरेक्टली उसको पंप से या फिर फ्लोर मिल से जोड़कर डायरेक्टली उसकी पावर को यूज़ किया जाता है। और सेकेंड आता है ग्रिड कनेक्शन टाइप, कि जिसको मास लेवल कमर्शियल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद ट्रांसमिशन करने के लिए ग्रिड में जोड़ा जाता है। इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है वो है इंसिडेंट विंड की डायरेक्शन के ऊपर, कि आपके विंड टरबाइन के ऊपर जो विंड आ रही है और उसे घुमा रही है वो किस तरफ से आ रही है, यानी फ्रंट फेस से या बैक फेस से। तो उसके लिए दो टाइप्स आते हैं, अप विंड टाइप और डाउन विंड टाइप। तो अप विंड टाइप मतलब ऐसा कि नॉर्मल विंड जो है उसका इनलेट टरबाइन के सामने के साइड से है, यानी मान लीजिए कि आपका टरबाइन कुछ इस तरह से है और उसके इस तरफ से आपके विंड आ रही है यानी फ्रंट फेस से, तब उसे मैं अप विंड टरबाइन कहूँगा। लेकिन वही टरबाइन मेरा अगर इस पोजीशन में है और विंड्स इस तरफ से आ रही है और उसे चला रही है तो वो मेरा डाउन विंड टाइप टरबाइन बन जाएगा। उसके बाद आता है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ब्लेड्स, यानी उसके आपके टरबाइन पावर प्लांट के जो अंदर जो टरबाइन है उसके अंदर कितने ब्लेड्स हैं। तो सिंपल सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड जिसमें 2 ब्लेड हो, ट्रिपल ब्लेड जिसमें 3 ब्लेड हो, और मल्टीपल ब्लेड। उसके 3 के आगे गिनती करने में बहुत कंटाला आ रहा था इसलिए मैं डायरेक्ट मल्टी ब्लेड डाल दिया है ना। चलिए अगला क्लासिफिकेशन है पावर रेटिंग, या फिर आप कह सकते हैं पावर आउटपुट के हिसाब से कि जिस पावर प्रोड्यूस करने के लिए उस मिल को सेटअप किया गया है। तो सबसे पहला आता है माइक्रो स्केल, या फिर आप कह सकते हैं हाउस होल्ड स्केल पर, कि जो लेस देन 10 किलोवाट पावर के लिए बनाया जाता है। उसके बाद आता है स्मॉल स्केल, जो 10 से 30 किलोवाट के लिए बनाया जाता है। मीडियम स्केल 30 से 300 किलोवाट के लिए बनाया जाता है। अब आ रहा है हमारा मेन लार्ज स्केल पर, अब आ रहा है 300 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक। तो बेसिकली ये एक विंड फार्म की कैपेसिटी है। और इसके बाद है डायरेक्टली मेगावाट स्केल, जो 1 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक है। और फाइनली हमारे पास है मल्टी मेगावाट, जो 2 मेगावाट से भी ऊपर, यानी मल्टी की कैटेगरी, मल्टी मेगावाट के नाम से ही पता चले कि 2 मेगावाट से भी ज़्यादा मेगावाट्स में पावर प्रोड्यूस कर सकता है। अगला क्लासिफिकेशन है एरोडायनेमिक पावर रेगुलेशन के हिसाब से, कि उसके अंदर जो एरोडायनेमिक शेप को आप रेगुलेट कर रहे हैं, पावर आउटपुट मेंटेन कर रहे हैं, वो आप कैसे कर रहे हैं। तो उसमें आता है बेसिकली स्टॉल रेगुलेटेड, पिच रेगुलेटेड, एक्टिव स्टॉल रेगुलेटेड। तो स्टॉल रेगुलेटेड यानी बेसिकली आप आपके ब्लेड्स के अंदर कुछ ऐसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं आपके पूरे जो विंड टरबाइन का ऊपर का पोर्शन है हेड एक्सिस, उस पूरी एक्सिस के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि जिससे आपकी पावर रेगुलेशन, आप पावर को कंट्रोल कर सकें। पिच रेगुलेटेड यानी आपकी जो ब्लेड्स हैं उनके एंगल को आप चेंज कर रहे हैं, यानी सिर्फ उस एंगल को। पिच रेगुलेशन और स्टॉल रेगुलेशन क्या होता है इसके लिए मैं बाद में एक स्पेशल वीडियो आपको बताने वाला हूँ एक्सप्लेन करते हुए हिंदी में। तब तक के लिए आप खाली ये क्लासिफिकेशन याद रखें। और एक्टिव स्टॉल यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उसको पिच भी कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, और स्टॉल भी रेगुलेट कर रहा है, इसलिए उसको एक्टिव स्टॉल बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्टिवली कंटिन्यूसली विंड के चेंज को अडेप्ट कर सकता है। इसके बाद आता है कि उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रिक जनरेटर जोड़ा गया है। तो उसके अंदर बेसिकली स्क्विरल के इंडक्शन जनरेटर टाइप हो सकता है, वाउंड रिंग इंडक्शन जनरेटर टाइप हो सकता है, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर टाइप हो सकता है, और वाउंड रिंग सिंक्रोनस जनरेटर टाइप हो सकता है। ये सब सिर्फ जनरेटर के नाम से पड़े हुए, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जान सकते, क्योंकि जैसा जनरेटर का नाम है उसी जनरेटर के नाम से इनको क्लासिफिकेशन दे दिया गया है। बाद में आपने गियर बॉक्स का यूज़ किया है कि नहीं, उसके हिसाब से उसके नाम ग्रुप किया गया है। तो पहला है गियर टाइप, जिसके अंदर गियर बॉक्स यूज़ किया हो, और फिर आता है गियरलेस टाइप कि जिसके अंदर गियर बॉक्स नहीं यूज़ किया हो, और फिर आता है सेमी गियर्ड कि जिसके अंदर खाली 1 या 2 गियर्स से ही आपका स्पीड रिडक्शन या स्पीड कंट्रोल कर दिया गया है। बाद में एक स्पेशल केस है जिसका और फर्दर ग्रुप नहीं पड़ता, उसका नाम है सिंगल गियर्ड मल्टीपल जनरेटर टाइप। जी हाँ, इसके नाम को ज़रा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
कि सिंगल गियर यानी गियर एक ही है पर एक गियर से आप मल्टीपल जनरेटर्स को चला रहे हैं, यानी आपका विंड टर्बाइन रोटर एक है, उसके ऊपर एक गियर लगा है और उसकी मदद से आप एक से ज़्यादा यानी 3 या 4 जनरेटर को एक साथ चला रहे हैं, वो ये टाइप है। इसके अंदर और कोई सब टाइप नहीं आते। इसके बाद नेक्स्ट आता है विंड स्पीड रीजन, यानी आपने जो विंड टर्बाइन पावर प्लांट सेटअप किया है वो किस रीजन में किया है। तो सिंपल हाई विंड स्पीड रीजन टाइप और लो विंड स्पीड रीजन टाइप के, जहाँ पर बहुत ही हाई स्पीड चलती है और जहाँ पर बहुत ही लो स्पीड चलती है। वैसे दो रीजन के हिसाब से दो टाइप पड़ गए। इसके बाद आता है कि रोटेशन की डायरेक्शन के ऊपर, तो वो भी सिंपल है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कि आपका विंड टर्बाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और बाद में कुछ अदर कैटेगरीज आती है जिसमें है वाटर पंपिंग के लिए बने गए विंड टर्बाइंस, डीसी एसी जनरेटर टाइप्स, एरो जनरेटर टाइप और ऑटोनोमस ग्रीन विंड मशीन्स। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स को कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।